बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, पहला पढ़ते हैं विच किडनी इज अपर एंड विच इज लोअर। कहना है कि कौन सी किडनी ऊपर होती है और कौन सी किडनी नीचे होती है। राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट डाउन, लेफ्ट अप, बोथ अप, नन ऑफ दीज। तो ये देखिए, आपकी जो है ना, आपकी राइट किडनी ना थोड़ी सी डाउन होती है और लेफ्ट किडनी आपकी अप होती है। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आपका लिवर होता है राइट साइड पे, क्या होता है, आपका लिवर होता है। उस लिवर की वजह से क्या होता है, आपकी राइट किडनी थोड़ा सा नीचे होती है और लेफ्ट किडनी की साइड पे कुछ नहीं होता है, इस वजह से वो ऊपर होती है। तो उसका ये रीज़न भी आप लोग याद रखिएगा कि इसका क्या रीज़न है। राइट किडनी डाउन की होती है और लेफ्ट अप की होती है। तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट। सो व्हाट आर ल्यूकोसाइट? पहले आपको पता होना चाहिए कि ल्यूकोसाइट आखिर है क्या। ल्यूकोसाइट क्या होते हैं? वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल आर कॉल्ड ल्यूकोसाइट। रेड ब्लड सेल क्या होता है? इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो और बाकी क्या है? प्लेटलेट्स। ल्यूकोसाइट का फंक्शन क्या होता है? टू प्रोवाइड ऑक्सीजन, टू प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट डिजीज, टू प्रोवाइड सोडियम, टू प्रोवाइड कैल्शियम। क्या होता है? देखिए, हमारा है ऑप्शन बी, टू प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट डिजीज। वाइट ब्लड सेल्स का यही काम होता है ना, बॉडी की, हम उसको पुलिस भी कहते हैं, पुलिस ऑफ द बॉडी। तो पुलिस का क्या होता है कि प्रोटेक्ट करना, तो यही होता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट डिजीज से। प्रोवाइड ऑक्सीजन, ये तो हमारा रेड ब्लड सेल का काम होता है, इरिथ्रोसाइट्स का। तो हमारा ऑप्शन बी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस इज अ डैश रिएक्शन, कंडेंसेशन, रिडॉक्स, केमिकल, फिजिकल। अब यहाँ पे कुछ लोग लगा देंगे केमिकल रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस आपके पास केमिकल रिएक्शन ही है, देखिए आपकी बुक में खुद लिखा है फोटोसिंथेसिस एक तरह का आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन है। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब उसको इतना आप डीप में नहीं जाएंगे, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, उसके अंदर क्या होता है सब कुछ। तो बस आप लोग ये चीज़ को याद रखें, फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट पढ़ते हैं कोएंजाइम हैव नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड आर ऑफन ड्राइव फ्रॉम। देखिए, कोएंजाइम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्या इसकी बात कर रहे हैं? कोएंजाइम की। कोएंजाइम हमारे पास क्या है? एक तरह का नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल है, जिसमें हमारे पास प्रोस्टैटिक ग्रुप क्या है, वो कोएंजाइम में प्रोस्टैटिक ग्रुप आपके पास क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है। तो ऑर्गेनिक होगा और उसमें क्या होगा? ऑफन जो हमारे पास ये अक्सर ड्राइव किए जाते हैं, ये वाइटामिन से कोएंजाइम हम लोग ड्राइव करते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? वाइटामिन। बाकी प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, ये आंसर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं सेल्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज के सेल्स को क्या कहते हैं? देखिए, हमने पढ़ा था बोन्स के सेल को हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स, तो कार्टिलेज के सेल्स को क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। बाकी कोलेजन तो वो प्रोटीन है ना। उसके बाद पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं इट इज स्ट्रॉन्ग स्ट्रैप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन है, लिगामेंट है, मसल है, पैटेला। देखिए, टेंडन क्या होता है? आपके टफ नॉन इलास्टिक टिश्यू, टफ नॉन इलास्टिक टिश्यू होता है टेंडन। तो स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये आपके पास क्या है? लिगामेंट्स। लिगामेंट की ये डेफिनेशन है कि ये आपके पास स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। चलिए जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं डाइजेशन बिगिंस विद। डाइजेशन कहाँ से होती है? स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन, माउथ से या लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए, आपके पास डाइजेशन, आप जैसे ही खाना खाते हैं ना, आपके मुंह के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से। अगर मैं पूछूँ डाइजेशन एंड्स, डाइजेशन कहाँ पे ख़त्म होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन आपकी कहाँ पे ख़त्म होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन विच बॉडी पार्ट। ग्लूकोज कहाँ पे स्टोर्ड होता है? ब्रेन में, लिवर एंड स्केलेटल मसल, बोन्स में या कार्टिलेज में। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ग्लूकोज आपके पास लिवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में और स्केलेटल मसल में स्टोर होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्या है? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विच एंजाइम ब्रेक्स प्रोटीन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा एंजाइम है जो आपके पास प्रोटीन को ब्रेक कर रहा है? देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वैसे तो आपके पास काफ़ी सारे एंजाइम हैं, आप पढ़ेंगे तो काफ़ी सारे एंजाइम, लेकिन आपके पास एक पेप्सिन, वो वाहिद एंजाइम है जो आपके पास प्रोटीन्स को ब्रेक करता है। नीचे क्या है? ट्रिप्सिन। देखिए, ये शायद ये भी आपका ऑप्शन है, क्योंकि ट्रिप्सिन भी यही करता है कि पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है, और पॉलीपेप्टाइड्स में, तो इसका भी काम ब्रेकिंग का ही होता है। तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन दोनों आपके आंसर है। बाकी लाइपेज की अगर हम बात करें तो लाइपेज क्या होता है? फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। और अगर गैस्ट्रिन की बात करें, गैस्ट्रिन क्या है? ये आपके पास स्टमक जो है, स्टमक आपका गैस्ट्रिन को प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या करता है? एक्टिवेट्स करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को, ताकि वो गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्लास्टोसाइड एंटर इन ओविडक्ट
and embedded in uterus wall. The process is called. चलिए जी, ये क्या प्रोसेस है? कंसेप्शन है, फर्टिलाइजेशन है, इम्प्लांटेशन है, ओवोजेनेसिस। तो ये तो सिंपल है, आप इसको याद रखिएगा। ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का यही प्रोसेस है ना, हमने पढ़ा था। इम्प्लांटेशन में क्या होता है कि जाइगोट जो है डिवाइड होता है और एक बॉल को फॉर्म कर लेता है। बॉल ऑफ सेल होती है जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोसाइट्स, जो कि ओविडक्ट में जाता है। वहाँ से फिर वो यूट्रस में एम्बेडेड हो जाता है। तो वो यूट्रस में जो उसका एम्बेडेड होना होता है ना, वो पूरा कहलाता है इम्प्लांटेशन। ये ब्लास्टोसाइट्स है ना, जाइगोट बॉल ऑफ सेल्स जो होती है ना, जाइगोट कन्वर्ट होता है बॉल ऑफ सेल्स में, उसको ब्लास्टोसाइट कहते हैं। उसके बाद अगर हम कंसेप्शन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन जो होती है ना ह्यूमन बीइंग में, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? कंसेप्शन। फर्टिलाइजेशन आपको पता है क्या है कि ओवम और स्पर्म की जो फ्यूजन होती है उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बाकी oogenesis एक साइकिल है एक तरह की, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस है और oogenesis है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इन विच फेज बैक्टीरिया मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली। देखिए, बैक्टीरिया के ग्रोथ के 4 फेज हैं: लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज। सबसे पहले आपके पास आता है लैग फेज। वो कौन सा फेज होता है? जिसमें बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर करता है मल्टीप्लिकेशन के। उसके बाद आता है लॉग फेज। लॉग फेज क्या होता है? जिसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है। तो ये आपका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, लॉग फेज। उसके बाद क्या है? स्टेशनरी और डिक्लाइन फेज। स्टेशनरी फेज क्या होता है? जिसमें आपके पास मल्टीप्लिकेशन और डेथ रेट, मतलब यानी कि मल्टीप्लाई भी हो रहा है वो और मर भी रहे हैं बैक्टीरिया, तो उन दोनों बराबर हो जाते हैं। जितने मर रहे हैं उतने ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद होता है लास्ट आपका डिक्लाइन या फिर डेथ फेज। उसमें क्या होता है? आपका डेथ जो रेट होता है ना, वो ज़्यादा एक्सीड कर जाता है आपका मल्टीप्लिकेशन फेज से। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या है? लॉग फेज। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इन मियोसिस साइनेप्सिस अकर इन। देखिए, मियोसिस में साइनेप्सिस कहाँ होती है? मियोसिस में आपने पढ़े होंगे ना, मियोसिस के प्रोफेज में पार्ट थे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पिकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइगोनेसिस। तो आपका जाइगोटीन जो पार्ट था उसमें आपके पास साइनेप्सिस अकर होती है, साइनेप्सिस होती है। साइनेप्सिस आखिर है क्या? देखिए, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होती है ना, उनकी पेयरिंग होती है। उस पेयरिंग को हम लोग क्या कहते हैं? साइनेप्सिस कहते हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, अनइक्वल ग्रोथ ऑफ प्लांट इन बोथ साइड। ये क्या है? प्लांट की अनइक्वल ग्रोथ दोनों साइड पे। जिम्नोट्रॉपिज्म, देखिए जिम्नोट्रॉपिज्म तो हमने पढ़ी थी ना। जिम्नोट्रॉपिज्म कौन सी थी? सॉरी, ये जिम्नो नहीं होगा, मेरे ख्याल में ये होगा जियोट्रॉपिज्म कुछ होगा। जियोट्रॉपिज्म वो होता है ना, ग्रेविटेशनल स्टिमुलस से जो आपकी ग्रोथ होती है। उसके बाद क्या है? थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म क्या था? वो जो प्लांट की वो मूवमेंट होती है कि उसमें क्या होता है कि प्लांट को कोई चीज़ टच कर जाती है। तो ये होता है थिग्मोट्रॉपिज्म में कि प्लांट पार्ट हो जाता है वो टच करता है। वो तो उसमें होता है ना हाइपोनास्टिक मूवमेंट। हाइपोनास्टिक मूवमेंट और थिग्मोट्रॉपिज्म दोनों सेम है ना। थिग्मोट्रॉपिज्म में ये होता है कि प्लांट किसी को टच करेगा और हाइपोनास्टिक में ये होगा कि कोई प्लांट को आके टच कर दे। उसके बाद क्या है? आपकी न्यूट्रिशन मूवमेंट। देखिए, हमने पढ़ी थी ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट। ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट की यही डेफिनेशन थी, ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑन टू साइड ऑफ द प्लांट ऑर्गन। अब उसकी हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी। एक टाइप क्या थी? न्यूट्रिशन थी और एक नास्टिक मूवमेंट थी। तो दोनों उसी में ही आती है, उसी कैटेगरी में। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन लिखी हुई, तो यही हमारा आंसर होगा। बाकी फोटोट्रॉपिज्म आपने पढ़ी होगी, लाइट के स्टिमुलस से जो मूवमेंट होती है, जो ग्रोथ होती है, वो फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका, लाइसोजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड। लाइसोजाइम क्या कहलाते हैं? इजी है, सुसाइडल सैक्स कहलाते हैं लाइसोजाइम। कॉन्ड्रोसोम क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रोसोम कहते हैं। डेक्टाइलोसोम, गोल्गी बॉडीज को डेक्टाइलोसोम्स कहते हैं। क्वेश्चन 15, नेट गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस। देखिए, मैंने ये बात पहले भी आपको बताई थी कि ग्लाइकोलिसिस में टोटल कितने एटीपी बनते हैं? 4 एटीपी, और 2 क्या है? रीयूज हो जाते हैं। 2 एटीपी रीयूज हो जाते हैं, तो नेट एटीपी आपके पास कितने बनते हैं? 2 एटीपी। अगर आपसे पूछे नेट गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस तो 2। अगर टोटल एटीपी पूछे तो आपने 4 लगाना है। तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हीमोग्लोबिन इज अ रिप्रोडक्टिव पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट। देखिए, हीमोग्लोबिन आपके पास क्या है? इट इज़ अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, नॉट अ रिप्रोडक्टिव पिगमेंट।
आपने इसको रेस्पिरेशन के ही टॉपिक में ही पढ़ा, तो इट इज़ अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रिप्नोसोमा कॉजेस। ट्रिप्नोसोमा आपके पास इट इज़ अ प्रोटोजोअल डिजीज़ है आपके पास, तो ये आपके पास कॉज करते हैं ट्रिप्नोसोमाइसिस, जिसको हम अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। और ये किससे होता है? इसकी ट्रांसमिशन होती है इन्फेक्टेड, जिससे जो बाइट होती है ना, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड टेस्टिस फ्लाई, टेस्टिस फ्लाई एक होती है, उसकी बाइट से ये आपके पास डिजीज़ होता है। उसका एलिफेंथाइसिस ये आपने पढ़ा होगा फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थिस में, सॉरी प्लैटीहेल्मिन्थिस एस्टीहेल्मिन्थिस राउंड वॉर्म से आपने पढ़ा होगा। फाइलेरिसिस एक होती है, उसमें एक कंडीशन होती है एलिफेंथाइसिस, जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ लेग्स, आर्म्स और स्क्रॉटम की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, भूल जाती हैं ये चीज़ें। उसके बाद तीसरा क्या लिखा? हेडाटिड डिजीज़, तो ये आपके पास पैरासाइटिक डिजीज़ है। इसमें ये क्या होता है कि आप पीसेस ऑफ डॉग्स से ये होता है, वहाँ से अगर कोई इंजेक्शन हो जाए एक्स की, तो इससे ये डिजीज़ आपके पास होता है। उसके बाद क्या है? एस्करिस ये आपका एस्करिस तो वो है ना आपके पास राउंड वॉर्म है एस्करिस। चलिए जी नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कंबाइंड टू फॉर्म। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कंबाइंड टू फॉर्म क्या करते हैं? न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कंबाइंड टू फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन। और ग्लाइकोप्रोटीन क्या होगा? कॉन्जुगेट। ग्लाइकोप्रोटीन आपके पास क्या होगा? जब आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कंबाइन करें। ग्लाइकोप्रोटीन का एक और नाम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? म्यूकॉइड्स, MUCOIDS, म्यूकॉइड्स। नेक्स्ट क्या लिखा है? लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन क्या होगा आपके पास? लिपिड्स और प्रोटीन का जैसे फॉर्म करते हैं ना एक तरह का कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल, लिपिड और प्रोटीन का। उसके बाद आप पढ़ें ग्लाइको, क्या लिखा हुआ है आपका? ग्लाइकोलिपिड। जी है, तो आप खुद बता दें किसका होगा। सही बोला, कॉन्जुगेट ऑफ लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट का जो आपके पास कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल होगा उसको हम ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे। और एक और नाम इसका है सेरेब्रोसाइट, CEREBROSIDES, सेरेब्रोसाइट्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं डिजीज विच इज कॉज्ड बाय हाइपोकैल्शियमिया। कौन सा डिजीज है जो कि आपके पास हाइपोकैल्शियमिया से कॉज होता है? आपके पास क्रैम्प्स है, टेटनी है, मसल फैटीग है और टे सैक्स डिजीज है। तो देखिए आपके पास सबसे पहले है क्रैम्प्स। देखिए क्रैम्प्स क्या है? ये एक तरह की आपके पास ये होता है, आपके पास लो ब्लड शुगर लेवल से होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डिहाइड्रेशन। स्पोर्ट्समैन को ज़्यादातर होता है, हैवी एक्सरसाइज से क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, बोलते हैं ना क्रैम्प्स पड़ गए, तो उससे क्रिकेटर्स को ज़्यादातर क्रैम्प्स पड़ते हैं। उसके बाद टेटनी। देखिए टेटनी वही है, टेटनी हाइपोकैल्शियम मतलब कि कैल्शियम की कमी से होती है। आपके ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल कम हो जाए तो उससे आपको टेटनी होता है। और उसके बाद क्या है? मसल फैटीग। मसल फैटीग हमने पढ़ा था जब ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी में, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। और आपके पास ये टे सैक्स क्या है? इट इज़ अ लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। लाइसोसोमल हमने डिजीज़ पढ़े थे ना, तो ये टे सैक्स उन्हीं का है टाइप है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रोमोसोम विद वन आर्म वेरी स्मॉल एंड अदर वेरी लॉन्ग। चलिए रे क्रोमोसोम पे बात आ गई, कौन सा है? मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, आर्कोसेंट्रिक या सब टीलोसेंट्रिक या टीलोसेंट्रिक। देखिए क्या कह रहे हैं? क्रोमोसोम विद वन आर्म वेरी स्मॉल एंड अदर वेरी लॉन्ग। देखिए सबसे पहले आपके पास क्या आता है? मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या होगा? दोनों आर्म्स आपकी इक्वल होंगी, ठीक है, तो ये तो नहीं बोल रहे। सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा? एक आर्म बड़ी होगी और एक थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, अनइक्वल हो जाएगी। फिर आर्कोसेंट्रिक में क्या होगी? उस आर्म को आप और ज़्यादा छोटी कर दें तो वो क्या होगा? यही होगा क्रोमोसोम विद वन आर्म वेरी स्मॉल एंड अदर वेरी लॉन्ग। एक तो बहुत बड़ी रहेगी और दूसरी बहुत ही ज़्यादा छोटी हो जाएगी, तो वो क्या होगी? आर्कोसेंट्रिक और सब टीलोसेंट्रिक। और लास्ट वाला जो है टीलोसेंट्रिक, उसमें क्या होगा? जो आप आर्म आपकी बहुत ही छोटी थी आर्कोसेंट्रिक और सब टीलोसेंट्रिक में, बाद में जाके वो ख़त्म ही हो जाएगी। टीलोसेंट्रिक में सिर्फ एक आर्म होती है। तो ये आपकी क्रोमोसोम की सारी आर्म्स है। तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर क्या है? थर्ड वाला ऑप्शन सी। चलिए जी नेक्स्ट पढ़ते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वैल्यू इज। देखिए RMP वैल्यू आपने पढ़ी होगी क्या है, तो वो आपकी हमने हमारी बुक में स्क्विड के बारे में पढ़ा है, लेकिन ह्यूमन की अगर बात करें तो -70 मिलीवॉट है। हमने स्क्विड के बारे में पता है तो हम वही लगाएंगे। स्क्विड के बारे में क्या है? -65 मिलीवॉट, ऑप्शन बी। वेरिएबल बिटवीन कहते किसके वेरिएबल होते हैं? जब डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन होती है तो -40 to -90 मिलीवॉट के दरमियान।
लेकिन आपका आंसर क्या है, -65 मिलीवॉल्ट होती है उसकी वैल्यू। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इट इज़ फाउंड इन स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल। स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल में आपके पास कौन से होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, स्मूथ होंगे या बोथ होंगे। देखिए आपके पास दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, रफ होते हैं और एक स्मूथ है। रफ पे क्या होंगे, उसके पास हमारे पास सरफेस पे राइबोसोम होंगे, और स्मूथ में क्या होंगे, राइबोसोम नहीं होंगे। तो जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं होंगे वो आपके पास कहाँ पे होता है, स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल्स में होता है, एडिपोज सेल्स, फैट सेल्स, इन तरह के सेल्स में ये आपको पाया जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये आपके पास सैलिवरी ग्लैंड्स में और पैनक्रियाज वगैरह में ये आपको मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, इट इज स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल में आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी। चलिए जी नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच ग्रुप ऑफ फाइलम हैज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा शायद मुश्किल लगेगा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कौन से फाइलम में है, प्लैटीहेलमिन्थिस में है, एनेलिडा में है, मोलस्का में है, निडीरिया में। देखिए ना प्लैटीहेलमिन्थिस में है, ना मोलस्का में है, ना आपके पास निडीरिया में है। फाइलम एनेलिडा वो फर्स्ट ग्रुप है जिसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम उसके, और इनके पास इनका जो ब्लड है वो भी रेड होता है, इनके हीमोग्लोबिन भी होता है इनके ब्लड में। तो ये चीज़ याद रखिएगा, एनेलिडा फर्स्ट ग्रुप है टू हैव सर्कुलेटरी, so to have closed circulatory system, option B is your answer। 24, the period is starting from conception up to the birth of a baby। देखिए अभी हमने पीछे बात की थी, हमने इम्प्लांटेशन भी पढ़ी थी, कंसेप्शन भी पढ़ी थी, प्रेगनेंसी गेस्टेशन के भी बारे में पढ़ा था। तो ये तो आप ही बता देंगे कि इसमें से कौन सा आपको आंसर है। तो ये आपका आंसर है, कंसेप्शन हमने पढ़ी है, द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्सेप्शन से लेकर अप टू द बर्थ ऑफ बेबी। तो ये पीरियड आपका कहलाता है गेस्टेशन। ठीक है, गेस्टेशन है। जैसे कि आपकी कॉन्सेप्शन हमने पढ़ी थी, फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है उसके बाद से लेकर जब तक आपका बेबी मतलब कि लेबर के बाद जब बेबी डिलीवर हो जाता है उस टाइम तक जो पीरियड वो आपका कहलाता है वो क्या कहलाएगा, गेस्टेशन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 25 करते हैं, पर्टिकुलर एरे ऑफ क्रोमोसोम दैट एन इंडिविजुअल पोसेस। तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, कैरियोटाइप, ऑप्शन बी। होमोजेनाइजर सेंट्रिफिकेशन, तो ये आपके उसमें है, सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम स्टडी करते हैं, सेल के पार्ट्स को निकालने के लिए, तो उसमें सेंट्रिफिकेशन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्लास इलास्मोब्रांचियास। देखिए हमने फिश क्लास स्पाइसिस पढ़े थे, उसमें हमने दो क्लासेस पढ़ी थी, क्लास कॉन्डक्टाइड्स और क्लास ऑस्टियोथाइड्स। क्लास कॉन्डक्टाइड्स क्या थी, कार्टिलेजिनियस फिश, और क्लास ऑस्टियोथाइड्स क्या थी, बोनी फिशेस थी आपके पास। अब क्लास कॉन्डक्टाइड्स में आपके पास कौन से किस तरह के स्केल थे, प्लेकॉइड स्केल। हम उसको क्लास कॉन्डक्टाइड्स को हम एक और नाम से बुलाते हैं जिनका क्या नाम था, क्लास इलास्मोब्रांची। क्लास इलास्मोब्रांची के पास हमारे पास कौन से स्केल है, प्लेकॉइड स्केल। बाकी साइक्लॉइड, कैटेनॉइड, ये आपके पास आपको मिलेंगे क्लास ऑस्टियोसाइड, जिसका एक और नाम हमारे पास है टेलियोस्टोमी, जिनके पास आपको मिलेंगे साइक्लॉइड स्केल और कैटेनॉइड स्केल। बाकी ऑप्शन डी आपको, वैसे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी क्या है, स्कॉलिडोन आपको ये कहलाती है डॉग फिश का जो नेम है हम उसको कहते हैं स्कॉलिडोन। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं 27, द वर्ड एम्फीबियंस मीन। एम्फीबियन का मतलब क्या है, हैविंग 5 क्लॉज, लिविंग एट बोथ प्लेसेस, हैविंग टेट्रास, एक्वेटिक लाइफ। देखिए एम्फीबियंस का मतलब ही ये होता है डुअल लाइफ, पानी में भी रह सकते हैं। मेंढक का यही होता है ना, जब टेडपोल होता है वो पानी में रह रहा होता है, बाद में पानी में भी निकल जाता है, छलांग मार के बाहर मिट्टी में भी आ जाएगा, बाहर घूम रहा होगा, फिर अंदर चला जाएगा। तो लिविंग एट डुअल लाइफ की होती है, दोनों जगह रहते हैं। बाकी 5 क्लॉज, हैविंग टेट्रास, एक्वेटिक लाइफ, 5 क्लॉज ये तो रेप्टाइल्स के बारे में, जिनको पेंटाडेक्टाइलस कहते हैं। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन बी। 28, इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय। सिकल सेल एनीमिया आपके पास क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें आपके पास अमाइनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड, उसकी जगह पे आपकी उसकी प्लेस में क्या आता है, वैलिन आ जाता है, जिसकी वजह से ये डिजीज हो जाता है। इसमें क्या होता है, आपका जो सेल होता है वो सिकल शेप होता है। सिकल होती है ना वो दरांती जिसको हम कहते हैं, जिससे गाँव वगैरह में वो खेती बाड़ी करते हैं, उससे वो कहते हैं ना गन्नम वगैरह जो काटते हैं उससे,
तो उसको सिकल कहते हैं। तो पतले पतले बिल्कुल चांद की तरह की शेप, जैसे पतला सा चांद होगा ऐसे सिकल शेप हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन बी वैलिड। 29 डीएनए लैग्स, इजी है। डीएनए के पास क्या नहीं होगा? एडेनिन, थाइमिन, यूरासिल, साइटोसिन, इजी है, सबको पता है। ऑप्शन सी यूरासिल नहीं होता डीएनए के पास। हमारा लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन 30। लिवर एंड स्प्लीन इनलार्जमेंट अकर्स इन गॉचर डिजीज, टे सैक्स डिजीज, क्रेब्स डिजीज, और क्या है? अल्जाइमर डिजीज। तो ये हमने अभी पढ़ा था कि ये हमारे पास कौन सी डिजीज़ है? लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ है, ऑल आर लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। तो हम सबसे पहले आपका क्या लिखा है? गॉचर डिजीज़। देखिए गॉचर डिजीज़ वही है जिसमें आपके पास लिवर एंड स्प्लीन इनलार्जमेंट होती है। तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन ए। टे सैक डिजीज़ क्या है? जिसमें मेंटल रिटार्डेशन होगी और ब्लाइंडनेस होगी, और 3 साल की उम्र में आपका मतलब कि डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या है? क्रेबीज डिजीज़। क्रेबीज डिजीज़ में क्या हो गया? माइलिन शीस्ट लॉस हो जाती है और मेंटल रिटार्डेशन होती है, और इसमें क्या होती? 2 ईयर्स के बाद डेथ हो जाएगी। अल्जाइमर डिजीज़ एक तरह का ब्रेन डिसऑर्डर है, जो हमने कल भी पढ़ा था, हिपोकैम्पस की डिजेनरेशन से। और हिपोकैम्पस हमने पढ़ा था ना, हिपोकैम्पस इज इन्वॉल्विंग लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो उससे होता है ये हिपोकैम्पस आपका डैमेज हो जाता है, तो मेमोरी ख़राब हो जाती है अल्जाइमर डिजीज़ में। तो ये हमारा बायो का पार्ट था।